वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। तो आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। पहली बात तो ये कि ख़ातून होने के साथ साथ उन्होंने जिस तरह एक्सेल किया है अपने प्रोफेशन में, दैट इज़ रिमार्केबल। मेरी दोस्त बहुत अच्छी आजकल एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, उसके साथ साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं और लीगल एडवाइज़र हैं IPC की भी, जो कि इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियन काउंसिल है यहाँ पाकिस्तान में। तैयबा अब्बासी, अस्सलाम वालेकुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जो अभी मैंने 3 नए पोर्टफोलियोज हैं पुराने सारे वैसे, लेकिन ये कि आपसे मुलाकात कम होती है ना, तो इसलिए जो है वो आप तक लेट पहुंचे हैं। बिल्कुल सही। और एक छोटी सी टिप के साथ शुरू कर दें कि जो लड़कियां अब लॉयर बन रही हैं, आना चाहती हैं इस फील्ड में, और वो भी चाहें कि वो भी इस तरह से डेकोरेटेड हो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा फराह जी, ऑनेस्टली इट्स अ वेरी टफ प्रोफेशन। आप सोचें कि मेरी अपनी बेटी ने जब मुझे ख्वाहिश का इजहार किया कि मामा मैं लॉयर बनना चाहती हूँ, तो आई सेड कि नो बेटा। आपको पता है मेरी अम्मा ने मुझे ये कहा था जब व्हेन आई वाज यंग, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था आई वांट टू बी अ लॉयर। मेरी अम्मी ने कहा कि तो सारा दिन बंदे नाल धक्के खाने ने, खबरदार कोई लॉयर नहीं बनना। टीवी के बारे में भी उनका यही ख्याल था, लेकिन यहाँ पे मेरा चल गया, अच्छा दाव चल गया। असल में कोई भी प्रोफेशन जैसे आपका है, हमारा है, एक तो टाइम टेकिंग है, दूसरा बहुत स्टेमिना मांगता है, बहुत एनर्जी मांगता है, बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। एंड आई सेक्रीफाइस्ड अ लॉट इन दिस प्रोफेशन। एंड देयर आर फ्यू मेल डोमिनेटेड, बहुत मेल डोमिनेटिंग, चाहे वो आपका है, हमारा है, मोस्टली प्रोफेशंस इन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है। आज तक मुझे ये फेस करना पड़ता है सम टाइम कि मैं जब किसी को, जैसे कोई मर्डर ट्रायल पे किसी से बात कर रही हूँ, किसी क्लाइंट से, तो वो मुझे कहते हैं मैडम आप कर लेंगी, मैडम कर लेंगी। मतलब प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, 16 साल से वकालत कर रही हूँ, इसके बावजूद। सो मैं अपनी बेटी को जो चीज़ सजेस्ट, बिकॉज मेरी भी आप एग्जैक्टली मेरे फादर का बहुत ज़्यादा इस बात पे किया कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ बन जाओ, वकील ना बनो। तो मैं उनके वो दर्द नहीं समझ सकी थी उस वक्त कि वो क्यों कहते थे ये बात, बट आई वाज सो पैशनेट कि मैंने वकील ही बनना, और मेरा एक ही ख्वाब था। मैंने 16 साल कैरियर में कभी कोई नौकरी नहीं तलाश की, कभी जज बनने की ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ वकील ही बनने की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश तो वैसे आपने अच्छी नहीं की, नहीं अब आप जज बनने की ख्वाहिश कर लें। नहीं करती, वो भी नहीं करती, बिकॉज मैं ज़िंदगी में ये बिलीव करती हूँ कि वो भी एक नौकरी है, और मैंने एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन की, और वकील अगर वकालत वाकई करे तो उस जैसा प्रोफेशन ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही। बट वो टाइम, वो आपकी सोशल वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करवाता है आपसे, मतलब आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। सो वो चीज़ जो मैं अपनी बच्ची के लिए भी पसंद ना करूँ, शायद मैं किसी के लिए भी पसंद ना करूँ। मैंने उसको मना किया, उसको यही कहा कि बेटी बात यह है कि इसमें सुबह नहीं होती, इसमें शाम नहीं होती। मेरी फराह जी पिछले 16 सालों में, 16 साल हो गए मुझे, मेरी ख्वाहिश रही कि कभी ऐसे हो कि मैं भी सोफे पे टांगे रख के आराम से बैठ के, टीवी का रिमोट हाथ में ले के, और मेरे आगे कोई नाश्ता रखे और मैं आराम से नाश्ता बैठ के करूँ और रिलैक्स हो जाऊँ और मुझे कोई टेंशन ना हो। ऑनेस्टली पिछले 16 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो वो, और मैंने एक बच्ची को इस बात पे कन्विंस किया, उसके फादर साथ बैठे हुए थे, ही वाज सो माशाल्लाह बहुत ब्राइट बच्ची थी, स्कॉलरशिप होल्डर, इंटरनेशनली उसने बहुत सारे अवार्ड विन किए हुए, एंड शी वांटेड टू बी अ लॉयर। तो मैंने उसे कहा कि मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई लाइफ दे के तुमने जाकर नौकरी करके कमा के लाना है, और दूसरी तरफ तुम्हें कहे कि तुमने जो है वो सुबह उठना है, 10 बजे सर्वेंट ने आपके सामने नाश्ता रखना है, आपने टीवी का रिमोट हाथ में लेना है, 11, 12, 1 बजे आपने जाना है बच्चे पिक करने मैक्सिमम, या बच्चों को देखना है, और उसके बाद 7, 8 बजे शौहर ने आना है अपने तैयार होकर, ये लाइफ पसंद है या वो लाइफ पसंद है कि सुबह से शाम तक नौकरी करो? कहती है हाँ लाइफ तो यही पसंद है। मैंने कहा औरत लाइफ यही पसंद करती है, मगर तैयबा इसके लिए जैसे नौकरी नहीं मिलती ना, ऐसे ये वाले शौहर भी नहीं मिलते। एग्जैक्टली। सो आपको जैसे CV लेके फिरना पड़ता है ना नौकरियों के लिए कि जनाब मेरे पास इतनी सारी काबिलियत है। मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। औरत उस वक्त तक घर में, अपनी सोसाइटी में उस वक्त तक स्ट्रांग नहीं है जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। आपकी बात नहीं सुनी जाती, मैं आपको सच बता रही हूँ। और ये वो औरत जो कमा के लाती है ना, उसकी रिस्पेक्ट चाहे घर में या सोसाइटी में देखिएगा, उसके डिसीजंस को ऑन किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। वही औरत घर में चाहे कितनी समझदार हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी किताबें पढ़ ली हो, उसको घर या सोसाइटी में उस तरह नहीं सुना जाता। मैं पर्सनल से लेके आपको सोशली इम्पैक्ट के बता डंडा पी रहे ना यहाँ पे हमारे। मैं आपको बता, मेरे ना जब मैं ये लॉयर भी बनने लगी तो मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा थे, एंड पे बेटी थी, कन्विंस हो गए, पर मेरा ननिहाल बहुत सख्त है ना, दे आर वेरी, मतलब लाइक वो टिपिकल वो लोग हैं जो गांव के कल्चर के, और वो जिम्मेदार और जागीरदार टाइप के लोग हैं। वो मेरे मामू जो थे वो यूज़ करते थे वर्ड के, जो मर्द किचन में जाके पानी पीता है ना, वो मर्द नहीं है, किचन में मर्द नहीं जा सकता। ये उन लोगों, उस कल्चर से मैं आई।
اب اس سیکٹر میں مجھے یہ ہوتا تھا کہ کبھی میں اپنی فیملی میں کبھی آن کروں گی, کبھی رسپیکٹ بناؤں گی, تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں. جب ہوتا ہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بڑا ڈیسیژن ہونے لگا ہوتا ہے, کوئی جرگہ بیٹھنے لگا ہوتا ہے, سارے مرد بیٹھے ہوتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آ جائیں ذرا ہم نے کو بات کرنی ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم میرے ڈیسیژن کو لیگل ایسپیکٹ. ہاں, تو یہ سچ ہے کہ عورت فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنی رسپیکٹ سوسائٹی میں بناتی ہے, اس کی بات کو سنا جاتا ہے, اس کو رسپیکٹ کی جاتی ہے, لیکن اس کے لیے اس کو بہت سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں. اس کو اپنی صبح شام, اپنی خوبصورتی, اپنے لیئر ٹائم, سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. اب میں جس پروفیشن میں ہوں, مجھے جون میں کبھی اے سی نہیں نصیب ہوتا, بیکاز میں افورڈ ہی نہیں کر سکتی. میں نے ایک کورٹ میں جانا ہے, میں نے دوسری کورٹ میں جانا ہے, ایک کورٹ سے دوسری کے درمیان شاید ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے, اگر میں اے سی میں بیٹھ کے اٹھوں گی اور دوبارہ دھوپ میں چلتی ہوئی دوسری کورٹ میں جاؤں گی, تو اگر میں اے سی میں نہیں رہی ہے تو میں اس وقت بیمار ہو جاؤں گی. تو ہم جون میں بھی اے سی نہیں, ہلکا سا پنکھا لگا کے افورڈ کرتے ہیں. ڈیلی ہمارے کورٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی کلین ہوتے ہیں, کیونکہ ان پہ اتنے بڑے بڑے پسینے کے اسٹیپ لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس پروفیشن سے تو یہ کوٹ پہننا ضروری ہوتا ہے, کمپلسری ہمارا ڈریس کوڈ, بلیک کوٹ, اور گرمی میں بھی پہننا ہوتا ہے, اور اسی طرح رہنا ہوتا ہے. ہمارا ڈریس کوڈ ہے, نہ ہم شوز چینج کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنا کوٹ, بالکل ہمارا کم از کم اتنا تو آپ لوگ کر لیں کہ یہ ڈریس کوڈ تو گرم ممالک نے بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ کالے کوٹ پہنتے ہیں وہ, کیونکہ وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں. تو آپ لوگ کم از کم اس موسم کے لحاظ سے تو تھوڑا سا ایکلیمیٹائز ہو جائیں. وکیل, اب آپ کو پتہ ہے ایک اور چیز کلیمیٹائز آپ بتا رہی ہیں, سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گاؤن بھی پہنا دیتے ہیں, لارڈ اینڈ وغیرہ وغیرہ سے نکلیں, کوئی لوکل وہ بتا رہی ہوں, وہ لارڈ والا کلچر ہوتا ہے. سردیوں میں ہمارا ایک گاؤن ہوتا ہے جو ہمیں ہائی کورٹ میں پہننا پڑتا ہے, جو اتنا بڑا یہاں تک گاؤن ہوتا ہے, وہ اوپر سے کوٹ کے اوپر سے وہ بھی پہنتے ہیں ہم. تو ہماری تو یہ اس سیٹ اپ میں, اس مزاج میں, اس گرمی میں ہم اس سسٹم کے ساتھ سیکریفائز کرتے ہیں. باقی سسٹم کیا چینج ہونا چاہیے اگر آج تک آپ اپنا پہناوا ہی موسم کے لحاظ سے نہیں کر سکے؟ یعنی آپ یہ نہیں دیکھ سکے کہ جہاں جس ملک میں ٹیمپریچر 50 ڈگری پہ جا رہا ہے اور بھری بھی کھچا کھچ کوٹس ہیں اور ادھر آپ نے یونیفارم میں ڈریس کوڈ میں, تو وہاں پہ آپ کا ڈریس کوڈ جو ہے وہ یہ ہے, تو دین ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو فنکشن؟ پھر ٹھیک کرتے ہیں 2-3-4 مہینے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں کورٹ میں اور سب کچھ بند ہو جاتا ہے. اچھا, جن کورٹس میں چھٹیاں ہوتی ہیں نا میڈم, وہ کورٹس جو ہیں وہ 4 مہینے چھٹیاں کرتی ہیں, تو ادھر تو آپ جائیں تو بڑا وی آئی پی آپ کو انوائرمنٹ ملتا ہے, وہاں تو اے سی لگے ہوا, وہ پوری بلڈنگ ایون کے سینٹرل کولنگ ہوتی ہے. میں جس کی بات کر رہی ہوں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ سے بات کری. 4 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں, مگر جوڈیشری ہماری جو ہے وہ 4 مہینے چھٹیاں کرتی ہے, اور وہ وہی اگین انگریز کلچر ہے, آپ کو پتا وہ وہیں سے آیا. سخت گرمیاں جب آتی تھیں تو سب چلے جاتے تھے, وہی کلچر چل رہا ہے. اور حالانکہ آپ ہمارے ملک میں پریگننسی کا حالت دیکھیں اور باقی اس میں دیکھیں, تو ہم تو چھٹیاں میں ایک دن بھی نہیں چھٹی کرنی چاہیے. سنیں, آپ وکیل بیٹھی ہوئی, کنٹیمپٹ آف کورٹ تو نہیں لگ جائے گی؟ نہیں, یہ فیکٹ ہے. میں ایسی کوئی بات جو فیکٹ پہ کر رہی ہوں, میرے پہ کیوں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی؟ پینڈنسی کتنی ہے, لاکھوں میں مقدمات ہمارے پینڈنٹ ہیں, اور وہ اپر کورٹس میں زیادہ ہیں نیچے کی نسبت, وہاں پہ زیادہ. بلکہ پچھلے دنوں ایک آپشن آئی تھی, ایک سمری آئی تھی کہ شام کو کورٹس بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر نے اس پہ یہی کہا ڈفرینٹ سوشل میڈیاز پہ, فار گاڈ سیک جس ٹائم تک کام کریں اس پہ تو کام کر لیں پہلے. مطلب صبح 9 سے 4 بجے تک کورٹ ٹائمنگ ہے, اس میں آپ ڈسپوزل اپنا دیکھ لیں نا. 4 مہینے کی چھٹیوں کو کم کر لیں, کوئی 15 دن کر لیں, کوئی 20 دن کر لیں, کرنا چاہیں تو 100. اچھا چلیں, یہ آتے ہیں پیکا لاز کے اوپر. اچھا, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں, ول دیٹ فال انڈر پیکا لا؟ اینڈ یہ ہے کیا پیکا لا؟ اچھا, پیکا لا بیسکلی یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2016 میں پہلے ایک الیکٹرانکس کرائم ایکٹ انٹروڈیوس ہوا پاکستان. الیکٹرانک کرائم ایکٹ, اس وقت اس کو الیکٹرانک میں اس لیے کہا گیا کہ اس میں ڈفرینٹ کرائمس تھے, لائک اس میں آپ نے کوئی الیکٹرانک کیا, کوئی سائبر کیا, کوئی آن لائن کیا, یہ اس میں سب آ رہے تھے. وہ لا بنا دیے گئے. ان لا میں اس وقت بھی کچھ احتجاج ہوئے, کچھ چیزیں ہوئی, کیونکہ وہ لا تھوڑا سا اوپن تھا. پھر اس کے بعد ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا 2024 میں اس میں ڈراسٹک امینڈمنٹس آئیں اور لا کو بہت زیادہ بڑے لیول پہ چینج کیا گیا, اور پیکا ایکٹ 2024 انٹروڈیوس ہوا. یہ بیسکلی لا یہ بنایا گیا, اس کا جو میں آپ کو بیسک تھیم بتا سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے یہ آن لائن سوشل میڈیا, اس کا یوز اب تو ہمارے ہاں ایک جو لیبر کلاس مزدور کام کرنے والے سے لے کے آپ کا کوئی ایون کہ کسی پروفائل پہ چلے جائیں, سوشل میڈیا ہماری لائف کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. پر پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ خطرناک بات تھی کہ سوشل میڈیا کا جو یوزیج ینگسٹرز میں, اور جو ایک کلاس تھی نا جس میں لیبر کلاس, وہ اس کے یوزیج کے کانسیکوینسز سے وہ تھے کہ ان کو پرواہ نہیں تھی, جو مرضی آتا تھا شیئر کر دیتے تھے. دیٹ واز ڈینجرس. اور دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی آپ کو سسٹم کو میکانزم میں ڈالنے کے لیے آپ کو اس کے رولز بنانے پڑتے ہیں, اس کو روکنا پڑتا ہے. سو دس واز نیسیسری. اس میں آپ کے میڈیا نے سب سے زیادہ احتجاج کیا ہے, لیکن اب ہم پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں بات کریں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا ایک عام شہری کو, وہی بات بتا رہی خاتون کو, اس میں آپ کی طرف تو احتجاج ہوا, لیکن اس میں عام شہری کا یہ ہوا کہ ایک حد تک اس کی
इंडिपेंडेंस को कर्टेल किया गया, रोका गया कि कुछ देखें आज हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, उसको पोलिटिसाइज करके सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट लगा 99% फर्जी पोस्ट ऐसी होती हैं जिनको विदाउट ऑथेंटिकेशन आगे शेयर कर दिया जाता है, पीछे से पोस्ट आती है। इसको तो हम अभी छोड़ते हैं एक साइड पे, यानी तैयबा हम भूलते हैं इस बात को, डिसइंफो लैब का एक बहुत बड़ा नेटवर्क डिस्कवर हुआ, पूरी दुनिया में डिस्कवर हुआ, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही नफरत फैलाई जा रही थी, हमारे फ़ौज के खिलाफ फैलाई जा रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ फैलाई जा रही थी, कुछ शख्सियात के खिलाफ, यानी एक इंतशार, एक अफरा तफरी, एक बेसकूनी, अनरेस्ट जो क्रिएट करना है मुआशरे में, ये हो रहा था ये सब नेटवर्क, और ये दुनिया ने देखा कि हाँ दिस इज़ हैपनिंग। अच्छा, अब इसको तो पॉलिटिकल साइड को छोड़ दें, इसके अच्छे और बुरे हम न्यूज़ चैनल्स पे सुनते रहते हैं, रोज़ाना यही तकरीबन बातें चल रही होती हैं। अगर मैं एक खातून हूँ और मैं सोशल मीडिया पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो लीक हुई होती है, कोई ना कोई, और अक्सर ख़वातीन की लीक होती हैं, बंदों की ज़रा कम ही लीक होती हैं, तो मुझे बताइए कि अब ये मामला जो है कैसे प्रोटेक्ट, हम अपनी तस्वीरें भी लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वीडियोज़ भी लगा रहे हैं, दे कैन बी मिसयूज्ड। अच्छा, इसमें हम इतने हेल्पलेस हैं, ये लॉ ने कुछ थोड़ा हद तक हमें प्रोटेक्शन तो देगा उन ख़वातीन को जिनका ये इश्यूज़ हैं, कि क्योंकि अब ट्रेसिंग सिस्टम मैकेनिज़्म बेहतर हो गया, कोर्ट्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया कि इसमें जो लोग पकड़े जाए उनकी जल्दी बेल्स नहीं होंगी, इस तरह की चीज़ें तो हो गई। पहले तो ये लॉ ही नहीं थे ना। देखें, कोई बंदा मेरी तस्वीर उठाता था, फेस मेरा था, नीचे वो बॉडी और लगा के, और बिल्कुल न्यूड बॉडी लगा के तस्वीर सोशल मीडिया पे, तो किसी ने आके मुझसे पूछना नहीं होता था कि ये आपकी तस्वीर है, ये आप हैं या ये कोई और है, क्योंकि एडिटिंग तो आजकल बच्चा जानता है और ये बहुत आराम से हो जाता था। लेकिन अब ये हुआ कि उन्होंने उस पर जो पनिशमेंट्स हैं ना बहुत सख्त करती हैं, उसको ऑफेंस बना दिया। एडिटेड जो पिक्चर्स या वीडियोस लीक होती हैं, ये या तो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्टेड होता है, ऑब्वियसली उन्हीं के पास वो सारा मटेरियल होता है और वही लीक कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। और ये रिलेशन जो है ये हर एक के साथ जो है होता है, जायज़ या नाजायज़, उस बहस में हम नहीं जाते। लेकिन अगर किसी शख्स के पास है ये मटेरियल, तो क्या उसे हक पहुंचता है कि एक शख्स ने जो अपनी ट्रस्ट में उसके साथ कुछ भी चीज़ें जो है, जो कोई एक रिश्ता उनका रहा, उसमें एक दूसरे के बहुत सारे राज होते हैं, जिनमें एक राज जो है वो ये भी होता है, और इसको वो दुनिया के सामने अफशा करें। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बताऊँ कि ये रिसेंटली एक टिकटॉकर थी, उनकी एक वीडियो जो है वो ही तो किसी रेफरेंस से आई मेरे पास, उसने मुझसे 2 डायलेमास शेयर किए। उसने कहा ये शेयर होने के बाद हुआ ये कि देखिए ना, मैंने तो किसी को अमानत दी थी, मेरे साथ उसका ताल्लुक था, वो उसके पास थी, उसने उसको मिसयूज़ किया और ब्लैक मार्केट में बेचा, आगे पीछे बेचा, और मेरे उससे पैसे भी कमाए और मुझे डिफेम भी किया और मुझे ब्लैकमेल भी किया। लेकिन कहती है कि मुआशरा इतना जजमेंटल था कि जब मैं पुलिस के पास गई, पहले उन्होंने मुझे जज किया कि इसके रिलेशंस थे इसके साथ, और देखो इस तरह की इसकी वीडियोस आई। कहती है लिटरली मुझे लगे कि मैं चीखें मार के आ रहा हूँ कि जिस ऑफिसर के सामने मैं बैठी हुई थी वो मुझसे सवाल ये कर रहा था कि नहीं, आप जैसी औरतों को ज़रूरत क्या होती है इस तरह की वीडियोस बनाने की। तो कहती है मैंने उसे काश कि मैं उससे ये पूछ सकती कि क्या तुम साफ पाक हो, क्या एक औरत पे जजमेंट पास करना, कि वो उसने बहुत प्राइवेट में जाके कोई काम किया और उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, तो तुम तो बैठे हुए हो उसको सजा दिलवाने के लिए। कहती है वहाँ से निकली तो कोर्ट में चली गई, कोर्ट में गई तो कहती है क्या लॉयर और क्या जज, देखिए ना हमारा मुआशरा सेंसिटाइज नहीं है, हम जजमेंटल हो जाते हैं, औरत गलती करेगी तो हम जजमेंटल हो जाएंगे, इसका कैरेक्टर ही ऐसा है, ये देखे ना इसने काम ही गलत किया है, इसके करतूत ही ऐसे हैं, पीछे नहीं जाएंगे क्या हालात थे, कहाँ से वो लीक हुई, हो सकता है वो उसके साथ निकाह करके बैठी हुई हो जो उसने अनाउंस ना किया हो सकता है उसने वो सारा कुछ अपने 2 लोगों के बीच के लिए बनाया और वो उसने जिस बंदे ने लीक किया उसकी नीयत खराब थी, औरत ने किया है, औरत की वीडियो आ गई, पुलिस अथॉरिटी से लेके जज तक हर बंदा जजमेंटल हो जाएगा, और वो बेचारी क्या वो शर्म के मारे फिर कोर्ट जाते हुए डर रही। तो अब ये लॉ जो है ये कोई, और आपको पता है उसने अपना केस छोड़ दिया, उसने कहा मैं सोशल मीडिया फेस कर लूंगी, मुझसे ये लाइव लोग नहीं फेस होते। एक तो सोशल मीडिया पे ना उसने कहा मैं फ़ोन गायब कर दूंगा, मैं कुछ साल, लेकिन कहती है जो लोग रोज़ लोगों के रवैये बर्दाश्त कर रही हूँ कि कभी मुझे थाने में बुलाते हैं, वहाँ पे उसमें साइबर वाले ऑफिस में, अरे छोड़िए यहाँ तक की बातें कर देते हैं, हम भी तो पड़े हैं राहों में, मतलब अगर आप ये आपने जरा खुल के बात कर दी तो कहती यही हमें सुनने को मिलता है कि ये खातून अगर ऐसी है तो इसका मतलब ये है कि ये सबके लिए ऐसी है। हाँ, तो कहती है कि वो रवैया मुश्किल हो जाता है। ये लॉ जो है ये इस तरह की किसी सूरत हाल में हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। मैंने आपको बताया कि पहले तो ऑफेंस की सजा ही नहीं थी ना इसकी,
کہ کسی کی ویڈیو, کسی کی پرائیویسی انویڈ کرنا, کسی کی کوئی سوشل میڈیا پہ چیزیں پوسٹ کرنا, اس کو بہت لائٹلی 2016 میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا, تو اب تو بہت سخت لا بنا دیے کہ اب تو آپ پوسٹ کسی کے خلاف کرتے ہیں, پوسٹ بنا کے بھلے بغیر پکچر کے کسی کے بارے میں ریمارکس لکھ کے بھیجتے ہیں, اور آپ اگر پیچھے سے کسی کا ریمارکس آئے, جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم کرتے ہیں کہ کوئی ایک خبر آ گئی ہمارے پاس, ہم نے اس کو بغیر ویریفائی کیے آگے شیئر کر دیا, اس پوسٹ پہ آفینس پہ پرچہ ہوتا ہے. اب تو وہ بہت اسٹرکٹنس ہے اور آفینس بھی. لیکن میں جو چیز کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں آپ کو ابھی بھی اتھارٹیز کو, کورٹس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں آئیں گی, اس میں آپ نے ججمنٹل نہیں ہونا. تو یہ آپ نے اس سوسائٹی کے اس ڈائلما سے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, آپ کا بہت ریناؤنڈ ایک پرسنالٹی تھی جس کے گھر کی ویڈیوز آ گئی تھی, وہ میل تھا اور وہ کس ٹراما میں اس نے زندگی گزاری. اسی طرح دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سیگمنٹ کو لائف سے نکالنا ہے کہ یہ سوسائٹی میں نہیں ہونا چاہیے, نہ اس کیوس کو نکالنا ہے, نہ کہ ہم ججمنٹل ہو جائیں. ہاں یہ مرد تو تھا ہی ایسا, دیکھا اچھا یہ کرتا تھا, او مائی گاڈ یہ تو ہوگا ہی ایسا. اچھا, اب یہ اگر ہوا ہو اس طرح کا کوئی کیس کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی خاتون یا مرد کے بارے میں کوئی بھی ڈیفیمیشن کا یا کیریکٹر اسیسینیشن کا یا ایون پوسٹ شیئرنگ ہے, کوئی ڈیفیمیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اس کی پرائیویسی لیکیج ہے, اس کے ساتھ کوئی اس کے حوالے سے کوئی کامنٹس ہیں اس طرح کے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, وہ سب اس کے اندر آتی ہے. اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میکنزم تو بن گیا کہ آن لائن کمپلینٹ بھی ہے, لیکن وہ شاید ابھی تک میکنزم اتنا افیکٹو نہیں ہے. آپ موسٹلی چونکہ سائبر کا ایک پراپرلی الگ سے اتھارٹی بنا دی گئی ہے, اور سائبر لاز کے ایف آئی اے سے ہی ایک ایجنسی سیپریٹ بنا دی گئی ہے. یہ بھی موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا. پہلے ایف آئی اے ڈیل کرتا تھا, یہ جو پیکا تھا اس کو ایف آئی اے ڈیل کرتا تھا, ٹھیک ہے. اب ایف آئی اے کے ساتھ ایک ایجنسی بنا کے سائبر کے حوالے سے پراپر ایک ایجنسی بنا دی گئی ہے. وہ ابھی اپنا سیٹ اپ بنا رہے ہیں, ڈفرینٹ بڑی سٹیز میں تو موسٹلی ہیں, لیکن دور دراز جو گاؤں ہیں ان میں بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ جہاں جہاں سوشل میڈیا, جہاں جہاں یہ نیٹ ہے, وہاں یہ ہونی چاہیے, بیکاز ہر ریجن میں یہ کام ہو رہا ہے, ہر چھوٹے گاؤں میں, چھوٹے علاقے میں بھی ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک وہاں ایکسیس نہیں ہے. وہ لڑکیاں تو یہاں تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ کوئی سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہو, یا کوئی بہت بڑا واقعہ نہ ہو جائے, کوئی ویڈیو ایسی نہ ہو جو باہر چلی جائے, یا کچھ اس طرح کا نہ ہو جائے. تو بڑے شہروں میں تو آفیسز بنے ہوئے, موسٹلی آپ گوگل کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سائبر کا آفس کہاں پہ ہے. آپ وہاں جا کے کمپلینٹ, سائبر کرائم یونٹ کے طور پر گوگل سائبر کریں کرائم گے. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ ہے کہ یہ اس لاء کے تحت آپ اپلیکیشن دیتے ہیں, تو وہ پھر آپ کی, ویسے تو وہ جو ان کو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں کرتی ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کو بغیر لیکیج کیے وہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اس میں ان کو ایک ہرڈل بہت بڑی آتی ہے, جو کہ میں چونکہ کام کرتی رہی ہوں, ان کو نا مختلف, جیسے فیس بک سے انہوں نے کوئی ڈیٹا لینا ہے تو فیس بک سپورٹ نہیں کرتا, وہ ان کو ڈیٹا نہیں دیتا کہ یہ کہاں سے ہوا, کدھر سے ہوا. انسٹا ہے, ڈفرینٹ سوشل میڈیا سے نا, وہ ہمارے ایجنسیز کے ساتھ کوآپریٹیو نہیں ہوتے. انٹرنیشنلی ہم ویک ہے نا بہت, تو ہمارے ساتھ وہ ایجنسیز بھی اتنا ہی ویک سلوک کرتی ہیں. ہمیں وہ ڈیٹا اور وہ چیزیں کہ فلانا بندہ کہاں سے کر رہا ہے, کہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, کدھر سے کر رہا ہے. اگر وہ پاکستان سے کر رہا ہے تو یہ تو ٹریس کر لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی باہر بیٹھ کے کر رہا ہے تو اس کو کس طرح ہم کریں, کیا وہ میکنزم ابھی بھی ہمارا ڈیولپ نہیں ہوا, اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ٹریس آؤٹ کرنے میں ان کو آسانی ہو گئی ہے. اب آپ کمپلینٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کرتے ہی ہیں کہ جب جیسے اپنے کمپلینٹ فائل کی تو وہ سارا جو ریکارڈ ہے نا اس کو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ساتھ ہی نا وہ اس کو ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پوسٹ کہاں سے چلی, یہ اگر ویڈیو پوسٹ ہوئی تو اس کا ڈومین سرور کہاں تھا, کہاں سے ہوا, کس پوسٹ اکاؤنٹ سے ہوا. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ود ان اسپیسیفک ٹائم ہم اس بندے کو اریسٹ کر کے, ایویڈنس اگر سالڈ ہو گئی ہے تو اریسٹ کر کے لے آئیں. اور وہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے, ادروائز تو ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں, لوگ غائب ہو جاتے ہیں, باہر ملک چلے جاتے ہیں, وہاں سے تو پکڑنا ہی ممکن. ابھی تک کچھ اس پہ ایسی کوئی پیش رفت اتنی ہال مارک ہوئی ہے کہ ہم نے دیکھا ہو کہ جو پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں, کہ جہاں کسی کی انویڈ ہوئی ہے پرائیویسی یا اس کی ڈیفیمیشن ہوا ہے یا مسئلہ, تو اس کے اوپر بڑی کوئی انہوں نے کارروائی کی ہو؟ ڈیفیمیشن میں تو ابھی پچھلے دنوں سزا بھی ہوئی ہے, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ خاتون کو سزا ہوئی تھی. آپ کے ایک میڈیا کی بہت ریناؤنڈ شخص تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے اس خاتون نے اغوا کیا, میری ڈیفیمیشن کی, اور مجھے جو ہے اس نے بلا کے اغوا کر کے یہ کیا. اور پھر اس میں تو ریسنٹلی بھی بڑی ہائی لائٹڈ ہوئی, میڈیا میں سزا بھی ہوئی. یعنی سزا ہونے کو آئے تو خیر بہت ڈفرینٹ طریقے سے بھی ہوتی ہے, لیکن ہو رہا ہے کام. میڈیا کے لوگوں کو چھوڑ دیں, میڈیا کے لوگوں کے لیے تو قانون بھی تھوڑا سا یوں سے یوں ہو جاتا ہے, لیکن میں ایک عام شہری کی بات کر رہی ہوں. عام شہری میں بتا رہی ہوں ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہم تو وہ اسپیکٹ دیکھ رہے تھے نا جو ہائی لائٹڈ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو بتاؤں میڈیا کے لوگوں کے نا پیمنٹ کے ایشوز تھے, انہیں سیلریز نہیں مل رہی تھیں, تو جناب ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے انہوں نے ڈائریکٹ ٹیک اپ کیا سو موٹو لے کے یہ نوٹس. اچھا کیا, بہت سارے ہمارے مین جو اینکرز تھے, جو نیوز اینکرز تھے, انہوں نے ان کے پیسے اسی وقت نکلوائے, ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ سو موٹو نوٹس تھا, اٹ واز ابو وہ, تو اب چینلز آگے چینلز ہیں,
चैनल्स वर्सेस जुडिशरी, ये दो मेन पिलर्स हैं आपकी रियासत के। उन्होंने कहा जनाब अगर आपने ये काम करना है तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने वो वन टाइम जिन लोगों के उन्होंने पैसे निकलवाने थे, दिलवाने थे, वो दिलवा के उसके बाद उन्होंने कह दिया अब इसके ऊपर जो है ना आपको थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म ही आना पड़ेगा। सो ये मैं कह रही हूँ कि जब करना हो, बेनिफिट करना हो किसी को या किसी के लिए कुछ करना हो, तो तब तो आप कुछ भी कर जाते हैं। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। लॉ जब अबव द बोर्ड आप उसको जाके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, पिक एंड चूज, तो फिर यही तो हो रहा है ना। मैं आपको यही तो कह रही हूँ ना कि जो आपके सोसाइटी में स्ट्रांग है वो लॉज को यूज़ करवा लेता है। जो कहीं गांव में कहीं खातून बैठी हुई है उसके साथ अगर कोई हरासमेंट हो भी गई है सोशल मीडिया पे, वो बेचारी कहाँ जाएगी, उसकी किसने सुननी है। वो पहले किराए लगा के कहीं शहर में जाके कंप्लेंट फाइल करेगी, अच्छा कर देगी तो उसकी पैरवी करने के लिए यही मैटर अगर मीडिया में होगा, सोशल मीडिया में हाईलाइट हो जाएगा, अगर उसकी बैकिंग कोई स्ट्रांग होगी तो वो बंदा रातों रात एफआईआर करवा लेता है। तो ये फ़र्क तो है, लेकिन टू सम एक्सटेंट देखें कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है ना। लॉ बन तो गया ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज से 10 साल बाद जब आप कहेंगे तो आपका कुछ इंप्रूवमेंट होगी ना, जो पीछे 10 साल नहीं थी आपके पास। तो मैं तो ये समझती हूँ कि जब तक लॉज नहीं बनते, इम्प्लीमेंटेशन देखें वो एक अलग मैकेनिज्म है। वो तो हमारे मुल्क में आप ये जो हमारे ऑफिस में आए तो आपको लाखों किताबें नजर आएंगी, वो सब लॉज हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन देखने जाएं तो आप कहेंगे कौन सी हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन एक और एजेंसी है, एक और मैकेनिज्म है। वो करने के लिए बहुत ड्रास्टिक लेवल पे माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। लोगों के जहन बदलने पड़ते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, रूल ऑफ लॉ कैसे होगा। लेकिन मैं खुश होती हूँ कि कम से कम लॉ तो बना ना। आपने वो टैबू तो तोड़ा ना, कम से कम आपने इसे जुर्म तो माना ना। माना, एग्जैक्टली। आपने ये तो माना कि ये किसी खातून की या किसी मर्द की पिक्चर किसी की मर्जी के बगैर शेयर कर दी है, यार ये ऑफेंस है। वो एक हमारा है ना काबिल दस्त अंदाजी पुलिस एक मामला तो वरना तो घर में औरत को मार भी पड़े तो कह देते हैं घरेलू मामला है जी, आपका घर का मामला है, एग्जैक्टली। ये तो अब भी यही है, अब भी यही है। पता आपको, आप वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया था जिस पे बहुत ज़्यादा, जिस पे कहा गया मर्द को कड़ा पहनाएंगे और वो अगर औरत करती तो आपको पता है वो लॉ कितना अच्छा सस्पेंड रहा। इन्होंने उसमें क्या था, उसमें उन्होंने जो डेफिनेशन थी डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिकली, वो उन्होंने ये दे दी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस में थप्पड़ मारने से लेके फिजिकल टॉर्चर से मेंटल टॉर्चर तक है। वो डेफिनेशन फर्स्ट टाइम आई थी, लेकिन लॉ कितना अच्छा सस्पेंड रहा और अब आपको नजर भी नहीं आता कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम यही है कि मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, आज से कुछ 4-5 साल पहले मेरे पास एक खातून आई, उसको इंजरीज थी। उसको हस्बैंड ने, इतना पढ़ी लिखी खातून, बड़ी डिसेंट, उसको हस्बैंड ने मारा और पता है उसको पुलिस ने आगे से क्या स्टेटमेंट, एग्जैक्टली बीबी हड्डी नहीं टूटी तो कोई जुर्म नहीं बनता, फिर तुम लोग का फैमिली मैटर है, इसको खुद सॉल्व करो। और वो चीखे, मेरी एक जिस्म का हिस्सा दुख रहा, मैं खून हुई हुई और वो मुझे कह रहा है मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद उन्हें कहा ब्रूजेज हैं, बीबी हड्डी टूटती तो जुर्म बनता है। हड्डी, ये आज भी हमारी सोसाइटी में है। ये है डॉक्टर जाकिर नाइक आए थे पाकिस्तान, चंद लोगों को जिनको मौका मिला कि चलें आप भी बैठ के उनसे सवाल कर लें। उसमें अब हमें पैनल बैठे हुए थे, हर कोई पूछ रहा है गज़ा के बारे में बताइए, फ़लस्तीन के बारे में बताइए। भाई हम कुछ नहीं कर सकते वहाँ, हम वी आर टोटली हेल्पलेस। हम अपने मुल्क में एक जुल्म को नहीं रोक सकते, तो हम गज़ा में जाके जुल्म जो है उसको कौन रोकेंगे। हमारे यहाँ एहतजाज करने से, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें वो पोजीशन ऑफ पावर लेनी चाहिए थी जो हमने नहीं ली। सो आई केप्ट क्वाइट। मैंने उनसे सिर्फ एक यही सवाल किया है जो आपने किया कि इस मुल्क में डोमेस्टिक वायलेंस का बिल नहीं पास हो सकता आज तक उस तरह से नहीं, क्योंकि आपकी सारी रिलीजियस जो पार्टियां हैं वो खड़ी हो जाती हैं कि जनाब ये तो अगेंस्ट इस्लाम लेजिस्लेशन कर रहे हैं आप। तो प्लीज़ आप इनलाइटेड हैं तो बात कीजिए कि क्या मारने का मतलब है, औरत को मारने का फिर हुक्म है। तो एग्जैक्टली सेम आंसर आई गॉट कि जी वो इतना मार लें कि हड्डी ना टूटे, चोट ना लगे, तो वो ठीक है, तो हड्डी जो है वो ज़्यादा चोट नहीं लगानी है। एंड द मेल एंकर्स सिटिंग देयर स्टार्टेड लाफिंग। वो मेरे इस सवाल पे हंसना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि गज़ा के बारे में बात करनी चाहिए, ये औरतों पे मार के बारे में। लगता है आपको घर में मार पड़ती है। सो आप यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक मेजर इशू के बारे में जो कि औरतों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा आपको पता है कितनी औरतें यहाँ कारोकारी और गैरत के नाम पे मरती हैं, कितनी औरतें जो हैं वो कत्ल कर दी जाती हैं, कितनी औरतें जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस को सह रही हैं सिर्फ इसलिए कि रियासत जिसका किरदार माँ जैसा होना चाहिए वो अपना माँ जैसा किरदार नहीं अदा कर रही है। वहाँ पे वो वहाँ पे खामोश है, वो कह रही है कि मैं आपकी माँ नहीं हूँ, आपके लिए जो है वो आपके ये जो सरपरस्त हैं यही सरपरस्ती आला है। सो बट वी हैव टू बेयर विद इट अनलेस देयर इज समथिंग डन। इशू पे ना मैं आज सुबह इस पे सुबह बात हो रही थी और हम डिस्कस इस बात पे कर रहे थे कि कभी आप मर्द को ये कह के देखिएगा,
ये ना औरतों के लॉज बन रहे हैं, बीवियों के लिए लॉज बन रहे हैं, ये नहीं बनने चाहिए ना। ये देखें औरतें हमारी बागी हो जाएंगी, हमारी बीवियां बागी, देखिए इतने लॉज इतने, ये क्या है? अच्छा जैसे थोड़ा सा मार दिया तो ये, पर एक दफ़ा किसी मर्द को ये कह के देखिएगा कि तुम्हारी बेटी के लिए ये लॉ बन रहे हैं कि ताकि तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को इस हद तक भी ना मार सके, इम्पैक्ट कितना चेंज होगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? हम जब भी वुमेन राइट की बात होती है तो एकदम से जहन कहाँ जाता है? अपनी बीवी की तरफ, बीवी की तरफ, बेटी की तरफ नहीं जाता। खुदा का वास्ता है आप ये समझें कि कल आपकी बेटी है, आपने उसके लिए बात करनी है। अच्छा एक बात बताएं, What goes around comes around। अच्छा सबसे बड़ा होता है ये ये कि आप मुझे एक बात बताएं, जिस घर में माँ की रिस्पेक्ट नहीं है, या उसको जाकिर नाइक के मुताबिक अगर इतना मार लें, इतना मारने वाले घर में उस बेटी की तरबियत क्या होगी? कल वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारेगी? उसके माइंडसेट कैसा डेवलप होगा? क्या वो बच्ची कॉन्फिडेंट होगी? वो मुआशरे में अपने आप को इस तरह डाल लेगी? मुझे सिर्फ ये बताएं। तो क्या एक बाप चाहेगा कि मैं ऐसी बेटी जिस घर मुआशरे के में लाऊं? अंदर इस तरह का एक नजरिया है, उस घर से जो भी बच्चे निकल रहे हैं वो क्या जहन, क्या सोच लेकर आ रहे हैं, तो ये माइंडसेट चेंज करने वो की जरूरत है। दूसरी पता है? खवातीन जिस जब अपने घर में खातून जो है उसकी वो नहीं देखेंगे तौकीर या उसकी कोई रिस्पेक्ट या डिग्निटी, वो बाहर की दूसरों की औरतों के बारे में क्या रवैया या क्या रुझान रखेंगे। और फिर एक ऐसी मुआशरे में जहाँ दुनिया जो इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रही है, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही है, वहाँ पे वो कैसे फंक्शन करेंगे जहाँ पर कि 50% या 10% औरतें भी हैं वो भी काम करेंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और इसको बहुत इम्पॉर्टेंटली और सेंसिटाइज तरीके से देखने की भी ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली ना ख़वातीन बात करती हैं, और अगर ख़वातीन कुछ बात करने की कोशिश करें जैसे मैंने की, उन्हें मुआशरे तो का वो समझा जाता है। हाँ, we are looked at उनको, कि I mean this issue is taken as if कि ये सिर्फ एक औरत जो है और उसका हालांकि issue ये है। जनरेशन पे इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। मैंने आपको कहा ना कि जिस घर में बीवी के साथ मिसट्रीट कर रहे हैं, उस घर में अगर बेटी देख रही है, वो बेटी कभी भी सोशली जाके दुनिया में अपना नाम नहीं बना सकेगी, उसकी पर्सनैलिटी अपने फारिग करा दी। बिल्कुल। आप ये इम्पैक्ट अगर देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जनरेशंस के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल आप अपनी जनरेशंस को ख़राब कर रहे हैं। पर इसको हम वाकई हम अगर बात करें तो हम सोशली एक वो समझे जाते हैं कि हम कोई ब्लैक शीप हैं जो इनके बीच में आ अब गए। हमारी जो कॉफी वाली चैट है वो हो गई है पूरी। है? Now you cannot complain। So, नहीं भाई, ये मैं good मैं friends हैं मैं आप। मैं अपनी चैट वापस लेती हूँ, पर ये कॉफ़ी पे होगी चैट। यहाँ पर अब एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपना सेशन। स्टे विद अस।